पिछले साल हमने मोतीलाल ओसवाल की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में एक थीम पर बात की और वो थीम ये थी कि किस तरह से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब ने अपना करियर शुरू किया और जीरो से शुरुआत करके 1000 करोड़ तक की उन्होंने यात्रा की और वो कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया। अब इसी कड़ी में इस साल एक बेहद इंटरेस्टिंग थीम के साथ हम आ रहे हैं और ये थीम ये है कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, बाजार भी, बाजार में निवेश करने के तरीके भी और खास तौर से शेयर खरीदने, निवेश करने और रखने के तरीके भी। तो आज इस मोबिक कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं फिर से रामदेव अग्रवाल साहब से, जिन्होंने 1987 में अपना करियर की शुरुआत की लगभग जीरो से और आज ठीक 30 साल में उन्होंने अपनी वेल्थ को बनाया है शेयर बाजार में 1300 करोड़ से ऊपर। जी हाँ, 30 साल में 1300 करोड़। और अब उनके इसी 30 साल के अनुभव को मैं कोशिश कर रहा हूं समेटने की 30 मिनटों में और ये जानने की कि क्या कुछ बदला है बाजार में शेयर खरीदने और निवेश करने के तरीकों में, जो कुछ 1987 में था और 2017 में क्या है और आगे क्या कुछ होगा। ये शो खास तौर से आप सभी उन लोगों के काम का है जो शेयर सीधे तौर पर बाजार में खरीदना, बेचना जानते हैं, निवेश करना जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो इस खास शो में बात करते हैं रामदेव सर से। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस कॉन्फ्रेंस में। बड़ा ही आनंद आ रहा है कि एक के बाद एक आप जो थीम लेकर आ रहे हैं वो दर्शकों को बड़ी पसंद आ रही है। पिछले साल जो हमने बात की थी कि किस तरह से आपने जीरो से 1000 करोड़ की यात्रा की, वो लोगों को बड़ी पसंद आई है। और अब ये जो थीम है इस बार की, कल, आज और कल, यानी कि कल आप किस तरह से शेयर खरीदते थे, आज कैसे खरीद रहे हैं और आने वाले कल में शेयर कैसे खरीदे जाएंगे, निवेश कैसे किया जाएगा। तो शुरुआत कल से करें, पीछे वाले से, 1987 से, जब आपने करियर की शुरुआत की, पैसा लगाना शुरू किया, तब क्या होता था? उस समय तो अनिल ऐसा हालत था, मतलब आप 12 बजे तो दुकान खुलता, मतलब बाजार में मार्केट खुलता था। राइट। अभी 9 बजे का भूल गए थे, 12 बजे मार्केट खुलता था, ले दे के लोग पहुंचते थे, मतलब खा पी के आराम से, मतलब and then it used to vary for 2 hours, 12 to 2, and most of the time orders were not executed because the capacity was limited. It was all manual. The trade was trade capturing was manual, processing was computerized. So execution was manual. It was all paper processing. So it was T+15, and actually settlement was T+21 officially. And many times it used to be merged or it used to be delayed. Right. So many times it used to be T+30. And there used to be only one result. और T+30 का मतलब कि आज शेयर बेचे तो 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, आज खरीदे तो 1 महीने बाद शेयर आएगा। वो भी आपका नसीब है। अनरजिस्टर्ड, वो भी अनरजिस्टर्ड, उसका तो रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। दैट कुड बी अ 6 months 1 year process. Absolutely. So it was a very crazy kind of thing. And लेकिन आप शेयर खरीदते कैसे थे उस वक्त, मतलब क्या सोचकर, क्या देखकर खरीदते थे? हाँ, so the main thing was, I mean, first thing was I was inexperienced and young, and I didn't have much money. So good thing was that I didn't have much money. So we had more ideas than money. हमारे पास आइडिया ज्यादा थे और पैसे कम थे। तो उसी कारण से क्या था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, और मार्केट बहुत सस्ता था, बहुत ही ज्यादा सस्ता था। अच्छा, और मार्केट बहुत प्रिमिटिव था। अच्छा, इतने रेशियो एनालिसिस कुछ थे, अल्फा बीटा गामा तो कुछ था ही नहीं, इंडेक्स था नहीं वहां पर। अच्छा, दूसरा ये है कि रिसर्च और कुछ था नहीं, कोई रिसर्च नहीं था। अच्छा, देयर वाज नो रिसर्च। तो फिर बैलेंस शीट पढ़ो आप, यदि आप में हिम्मत है। एक तो पहली बात, यदि आप में जिज्ञासा है बैलेंस शीट पढ़ने की, आप उठाओ बैलेंस शीट, पढ़ो। यदि आपको समझ में आ गई अच्छी कंपनी है, जाकर शेयर खरीदो, आपके पैसे बनेंगे। इतना इजी था। और बैलेंस शीट तो साल में एक ही बार आती है। बैलेंस शीट साल में एक बार ही आती थी। तो हम ब्रोकर के ऑफिस में जाते थे और वहां पर बैलेंस शीट आता था, या बैलेंस शीट आता नहीं था, आने वाला तो कल ही मिलता था। जो पुराने पढ़े होते थे ऐसे रद्दी से, उसको उठाते थे और उसमें से एक के बाद एक बैलेंस शीट पढ़ना चालू करते थे। बिकॉज उस समय मैगजीन्स नहीं थे, न्यूज़पेपर बहुत पतले होते थे, इंटरनेशनल बुक्स नहीं मिलते थे, कुछ नहीं मिलता था। सो द मेन थिंग वाज बैलेंस शीट। सो माय वीकेंड हॉबी वाज टू कलेक्ट बैलेंस शीट्स। और 150, 200, 250 बैलेंस शीट मेरे पास होता था अप टू डेट, एंड वो सब बैलेंस शीट को मैं पेज टू पेज पढ़ाता था। तो वो दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। अच्छा, उस समय रेशियो क्या था? EPS एंड PE, ओनली 2 थिंग्स वर नोन। इवन ग्रोथ का क्या मतलब होता कुछ नहीं मालूम था। बोनस शेयर बड़ा पॉपुलर होता था, डिविडेंड और बोनस शेयर बहुत पॉपुलर था। मतलब कोई कंपनी बोनस दे रही है, चढ़ जाओ उसके ऊपर। अच्छा, हाँ। बोनस के मतलब इट वाज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द स्टॉक, ऐसा था वो।
तो मतलब मार्केट बहुत सिंपल था। हम सिंपल से भी मतलब कि हम इग्नोरेंट थे। मतलब हमको अज्ञानता का मतलब लिमिट था, मतलब समझ लो कुछ नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम, सिर्फ अंदर से बहुत दीवानगी थी और जुनून था कि हमको पैसे बनाने हैं और ये जगह सही है, यू नो। और दिखता था भाई कि 15 वाला चीज 25 हो गया, 35 हो गया, वो फ्लक्चुएशन जो है दैट यूज्ड टू अट्रैक्ट अस। अच्छा, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हमको थोड़ा बैलेंस शीट पढ़ना आता था, तो हमने गलती बहुत कम की। सी बाजार में क्या है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सही कितना करते हो, आप गलती कम करो। क्योंकि देखिए फार्मूला क्या है पैसे बनाने का इक्विटीज में कि डाउन साइड इज 1x एंड अप साइड इज मल्टीपल x। किस्मत की बात है, कितना लंबा रहते हो आप और कितना स्पीड से गाड़ी आता है उसका, है ना। अब सवाल क्या है कि यदि आपको 1x चला गया तो भी आपका कोई देयर इज नो सीन। ठीक बात। तो बताइए 10 बार आपने किया और 10 बार में 5, 6, 7 बार आपको गलती हो गया तो भी आप मतलब यू कैन नॉट मूव। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डोंट कमिट मिस्टेक। तो शेयर बाजार में सबसे बड़ी चीज मैंने क्या देखा है कि आपके कितने पैसे बने तो इम्पोर्टेंट है, जो सही निकला उसमें कितना पैसे बना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको गलती नहीं होना चाहिए, मतलब आपको पैसे टूटना नहीं चाहिए। तो जो बफेट ने जो बात बोला है कि भाई रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। आप पहला मतलब पैसे कमाए मत। कहावत है कि अगर आप गलती करें तो इतनी बड़ी ना करें कि दूसरी गलती करने की गुंजाइश ना, बट गलती होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये गलती जितना कम हो उतना बहुत सही, क्योंकि देखिए बाजार में पैसे सिर्फ कंपनी कारण से नहीं बनते। जब तूफान आता है तो उसमें क्या सब बोट्स ऊपर जाते हैं, ऑल द बोट्स राइज। जो बुल रन जो आता है और हर 7-8 साल में आता ही आता है जैसे अभी चालू है। तो जो 92 का जो बुल रन था तो उसमें क्या हुआ कि जो हम 87 में चालू किए, 3-4 साल में 10-15 लाख रुपए कमा लिए। 1-2 लाख रुपए मेरा मोतीलाल जी का खर्चा था, वो काट के हमारे पास 10-15 लाख रुपए थे। वो 15 लाख रुपए जो है उसी में मैं शेयर खरीदता था और जब भी बढ़ता था बेचता था, इस टाइप में चालू था। और ब्रोकरेज चालू था, 2-5 लाख 10 लाख कमाते थे। लेकिन जो हर्षद मेहता बुल रन आया उसमें 18 महीने 20 महीने में जो बाजार 6 गुना बढ़ा, 800-900 से 4,200 तक गया, इंडेक्स इटसेल्फ इतना बढ़ा। तो आप समझिए कि मतलब शेयर्स कितने बड़े होंगे। तो उसमें हमारा जो 15 लाख के ऊपर हमने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। 15 लाख से 30 करोड़? 30 करोड़। और उस जमाने में 30 करोड़? अरे हमने करोड़ देखे नहीं, हमको नहीं मालूम था करोड़ में कितने शून्य होते हैं। जीरो कितने होते हैं ये नहीं पता। तो वो जो 30 करोड़ की जो कहानी थी जी, वो मतलब तो उसमें क्या है कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिकॉज यू नो द बैलेंस शीट रेशियो थोड़ा बहुत जो समझता बिजनेस वगैरह का, उसके कारण से क्या था हमारी गलतियां नहीं हुई इसमें। और जो हमने शेयर खरीदे उस समय भी ऐसे शेयर खरीदे जिसका 99% करेक्शन होना नहीं था। मतलब जीरो नहीं हो जाएंगे, जीरो नहीं हो जाएंगे। हमको ये तो मालूम था कि तूफान में जो है ना सब बचने वाला नहीं है। तो 30 से जब तूफान खत्म हुआ तो 30 का 10 हो गया, लेकिन फिर 10 करोड़ तो रहा ना भाई। ठीक बात है। तो 10 करोड़ कोई कम थोड़ी होता है। 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपया 100 गुना आपका हो गया, अभी तो मतलब बल्ले बल्ले हो गए। तो उस समय क्या होगा, वो पैसा जो है वो दैट बिकेम द बेस। और हमको इतना कॉन्फिडेंस आया भाई अभी गाँव जाने की जरूरत नहीं। बस ठीक बात है। ये एक बेस बन गया। लेकिन जो बड़ा बदलाव आपके लाइफ में जो पास्ट में हुआ वो शायद 94 में, राइट? हाँ, लेकिन एक चीज है बिटवीन 87 और 94 मतलब हम थोड़ी बहुत पढ़े थे बैलेंस शीट वगैरह, जो 2-4 पुस्तक मिले थे वही पढ़े थे। बट अब पीछे देख के उस समय तो लगता था हम ही सबसे तीरंदाज हैं। लेकिन अब देख के लगता है कि हमारे पास सिर्फ किस्मत के धनी थे हम। अच्छा, पैशन और किस्मत के धनी थे, बस स्किल नहीं था। ओके, द मेन थिंग मतलब जो पैसा बड़ा बना वो नसीब से ज्यादा बना। कैसीनो में जाओ ना, आप स्किल से कमाते हो, सॉरी किस्मत से कमाते, नसीब से कमाते। राइट। स्किल का कोई गेम नहीं होता है। राइट। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पर स्किल और किस्मत दोनों काम आता है। करेक्ट। स्किल से आप शेयर खरीदें और किस्मत कहीं कहीं आके आपको मिल जाएगा, समझे ना। लेकिन आप स्किल नहीं है, आप गलत चीज लेके बैठे हो तो किस्मत भी क्या करेगा। एब्सोल्युटली, है ना। तो 94 तक वैसी हालत है। तो हमारा 30 का 10 हो गया। उसमें क्या थी, स्किल थोड़ी थी, अकाउंटेंसी और ये पढ़ा के बैलेंस शीट पढ़ा के हमने अच्छी कंपनी खरीदी। तो हमारे कोई भी कंपनी जीरो नहीं हुआ उसमें। वो जो तूफान था उसमें जीरो नहीं हुआ और उसी कारण से हमारे पास 10 बच गया। अब वो 10 के बाद जो है हमको बफेट साहब मिल गया 94 में। दैट इज द चेंज ऑफ द नेक्स्ट फेज। सो 94 तक एक फेज था जिसको हम बोलते हैं कि डे बिफोर यस्टरडे टाइप्स। तो मैं आपसे बफेट साहब के बाद क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उस पर मैं आपसे बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब की इन्वेस्टिंग स्टाइल पर, और वो सभी इन्वेस्टर जो अपने आप शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किस तरह से सही शेयरों को चुना जाए, उनके लिए ये खास शो कल, आज और कल। तो ब्रेक के पहले सर बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में जब आया, जब बफेट साहब को आपने गुरु बनाया, वो कैसे हुआ और उसके बाद क्या बदलाव हुए? तो मैं जैसे बताया आपको कि हम पागल तो थे ही बाजार में, है ना, तो जुनून की कमी नहीं थी, पैशन की कमी नहीं थी, लेकिन समझ नहीं था और कोई गुरु भी नहीं था। भाई ऐसा है कि आपको अकाउंट्स नहीं आता तो कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना टीचर। तो इसमें शेयर में किसके पास जाओगे? जिसके पास गए वही आपको, वही अपने आप में मतलब उसको समझिए। सो फिर जब इनका आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, दिस इज द बेस्ट रीडिंग। बर्कशायर हैथवे एनुअल रिपोर्ट जो है, आप 20-25 साल के पढ़ें, 77 to 94, उससे आप 67 to 94, ये जो है दैट इज द बेस्ट पीस ऑफ राइटिंग इन इन्वेस्टिंग, कि बफेट साहब खुद कैसे इवॉल्व हुए और क्या क्या उनको प्रॉब्लम आया जब वो 50-100 मिलियन डॉलर के थे 67 वगैरह में, जब उन्होंने पार्टनरशिप बंद किया और जो चालू किया, उसके बाद जो उन्होंने बर्कशायर हैथवे खरीदा, कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, उसके बाद फिर सीज कैंडी खरीदा, क्यों खरीदा, सो ऐसे सब पूरे और जैसे उन्होंने बर्कशायर हैथवे जो ओरिजिनल टेक्सटाइल मिलता वो बंद किया, उसमें कितनी तकलीफें हुई, फिर इंश्योरेंस कंपनीज खरीदते गए, फिर जिलेट खरीदा, फिर वो सब पूरी कहानी उसमें जो है ना, उसमें वो बनती है। ये सब आपको मिला कैसे उस जमाने में 94 में? हाँ, तो हमारे जो मित्र हैं संजय भट्टाचार्य, हाँ, तो आप जानते हैं उनको, तो उन्होंने हमको पहला कॉपी ला के दिया कि भाई ये रामदेव इसको पढ़ के देख, इसमें ये बंदा बहुत फेमस है, कहते बहुत फेमस है अमेरिका में और ये अलग चीज है कहते। तो मैं बोला देखें यार, पढ़ लेते हैं, क्या तकलीफ है, इतना कुछ पढ़े, ये भी पढ़ लेते हैं। तो उसको पढ़ के देखे, तभी जाके समझ में आया क्या चीज है कहते। फिर हमने बोला कि इसका और भी मिलेगा पुराना करके, तो पूरा का पूरा किसी ने पूरा गट्ठा ला के दे दिया। Okay. उसको मैंने जेरोक्स के, अभी वो जेरोक्स का पढ़ा मेरे पास, जिससे मैंने ओरिजिनल पढ़ा। तो वो एक गिफ्ट था और समझो किस्मत की बात थी कि हमको वो सब मिल गया। भाई ये तो सब मतलब कोइंसिडेंसेस हैं, सब मिलते जा रहे हैं। आप सोच रहे थे कोई चीज खोज रहे थे, आप वो ज्ञान की खोज थी, उसमें ये मिल गया। अब वो ज्ञान जो है, अच्छा उसके कारण से क्या किया मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि मैं अमेरिका जाने लगा। और अमेरिका में मेरे एक मित्र हैं सुनील मेहतानी करके, वो मेरे को ओमाहा ले गए। ओके। और हर साल उनके साथ ही जाता हूँ। अच्छा। तो वो जो वहाँ पर जाके जब समझ में आया, तो वहाँ पर जो अभी तो स्ट्रीमिंग चालू हो गया, तो वहाँ पर 6 घंटा जो Q&A होता है वो सुनने का मौका मिला। उस समय क्राउड बहुत कम होता था, 4-5 हज़ार होता था, अभी तो 40-50 हज़ार हो गए, अब मेला हो गया। तो वो जो सीख आई, अच्छा उस समय क्या था, हमारी रीडिंग भी सब डोमेस्टिक पेपर पढ़ते थे, इकोनॉमिक टाइम्स, ये वो। अब क्या हुआ कि 92 के बाद सब बुक्स आने लगे, जोर से बुक्स आए सब। अच्छा। तो सब कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट्स, माइकल पोर्टर, फिर मैंने फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ना चालू किया 96 से। तो ये सब चीजें जो है ना, मतलब काफी उससे स्किल आने लगा, समझ में आने लगा। तो पहला चीज क्या समझ में आया बफेट साहब को पढ़ के, कि यू शुड हैव अ फोकस स्ट्रैटेजी, फोकस पोर्टफोलियो, फ्यू कंपनी, 2 कंपनी, 5 कंपनी, 10 कंपनी, ऐसे होने चाहिए। ये 50-100 कंपनी में कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ओके। ये एक पहला समझ था। तो मेरे पास उस समय 95 में जो 10 करोड़ 12 करोड़ का जो था, उसमें 225 कंपनी थे। 225 कंपनी। अच्छा। तो क्या होता उसमें नया एक्सेल शीट आया था, तो उसमें एक पेज में 50 छपते थे। राइट। लिमिट तो 4-4 पेज, मतलब पहला पेज लिटिल स्मॉलर, तो 5वें पेज तक ज्यादा था। तो मैं जब भी शाम को टाइम मिलता था, मैं देखने की कोशिश करता था, पहला और दूसरा पेज तक पहुंचे तो बहुत तीसरा पेज उसका थक जाता था, रख दो यार, अभी कल देखेंगे। सो हाउ डू यू इवेल्युएट योर पोर्टफोलियो? मैनेज करने में मुश्किल था, समझ में आता था कि भाई कहीं पर 50,000 का है, तो कहीं पर 25 लाख का है, तो कहीं पर 3 लाख का है। ऐसे करते करते 10 करोड़ के पोर्टफोलियो 225 हो गए। तो सबसे पहले तो मैंने उसको 16 स्टॉक कर दिया। कट करो। जैसे मैं पढ़ा, अच्छा 225 से सीधा 16 स्टॉक। अच्छा। और एक उसमें क्या हुआ था, लेकिन वो करने के लिए भी बड़ा दिल मजबूत करना होता है। आई वॉज कन्विंस, इट इज सो कन्विंसिंग इफ यू रीड। हमें अभी पता नहीं ऊपर वाले की देन थी क्या थी, हमको समझ में आ गई बात कि भाई बफेट साहब सही बोल रहे हैं, और वो कन्विक्शन हमने एग्जीक्यूट कर दिया। और वो जो क्लीन हुआ, अच्छा उसमें क्या था, NSE का स्क्रीन आ गया था, तो उसमें क्या आप जितना बेचो उतना बिकता था। ओके। पहले क्या होता था कि वो बैड डिलीवरी, ये वो कंजेंट में, मतलब आप बेचो 5,000,
मालूम पड़ा 100 से घर में रह गया। Right. बैड और डीमैट नहीं था। डीमैट नहीं था। डीमैट उस समय भी नहीं था, लेकिन समाउ सौदा यूज्ड टू बी प्रॉपर। वो बैड डिलीवरी, बैड सौदा नहीं होता, वांदा नहीं होता था। तो ऐसे हमने 8-9 महीने लगा पूरा पोर्टफोलियो क्लीन कर दिया। और वो जो उस साल में मेरा पोर्टफोलियो डबल हो गया जब 16 स्टॉक आपने 16 स्टॉक तो आपने अब तक जो बात की, 3 चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। पहली चीज तो ये कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वो तो पेशेंस, जुनून, ये होना चाहिए। दूसरा, आप स्टॉक मार्केट में जब पैसा बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको पढ़ना, चाहे वो बुक्स हो चाहे नॉलेज हो, कहीं न कहीं पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। और तीसरा, आप उतने ही शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें जितना मैनेज कर सकें, जिसके बारे में समझ हो आपको। जिसकी समझ हो। और ज्यादा कंपनी तो नहीं रह सकता ना समझ। हाँ, कितनी कंपनी 15 ही बहुत है। तो बिल्कुल, तो मैं इस नोट पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद मैं रामदेव सर से जानूंगा कि 94 से लेकर अब तक ये जो सफर रहा है, इसमें क्या कुछ लर्निंग्स रही है और आगे हम इसको किस तरह से स्टॉक पिकिंग में लगा सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल, आज और कल शेयर बाजार में निवेश करने के तरीकों पर क्या कुछ बदलाव हुआ है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब से। सर, कल की बात हमने की, हाँ। अब आते हैं आज पर। कल और आज में क्या कुछ बदल रहा है, और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, स्टॉक पिकिंग को कैसे बदला है? तो हमने क्या किया 96 के बाद जो है, जब ये सब मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गया फिर, क्योंकि हमको लगने लगा कि अब हमको ग्रिप आ रहा है, हमको स्किल आ रहा है, एंड तो ये समझ में आने लगा कि नाउ वी आर विनिंग। तो फिर हमने बोला कि चलो एक फिल फिशर की एक बुक है, कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स। राइट। उसमें एक बात लिखी हुई है कि वेन एवर यू एंटर एनी मार्केट, फर्स्ट फिगर आउट हाउ मनी इज मेड। ओके। है ना, तो मतलब है ना, हर जगह, हर जैसे पुस्तकें सब अमेरिका से आ रही है और आप शेयर खरीद रहे हो इंडिया में। राइट। तो ये दोनों की कहानी बहुत अलग है। ओके। ट्रिक सेम है, बट कहाँ लगेगा वो अलग है ना। जैसे 2 व्हीलर कंपनी इंडिया में बहुत पैसे कमा रही, 3 कंपनी लाख करोड़ की है, वहां थोड़ी ना है। तो ये हर अलग अलग बिजनेस अलग कंट्री में चलती है। सऊदी अरब में खाली सब ऑयल बेस्ड कंपनी चलती है। अभी हमारे यहाँ ऑयल है नहीं, तो ऑयल कंपनी की हालत होगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कहाँ पैसे बने। तो उसके लिए हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू किया कि चलो ये तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पैसे बन रहे हैं। तो उसी कारण से हमने पहला वेल्थ क्रिएशन स्टडी किया 96 में। उसके बाद हर साल क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि भाई पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ पैसे बने। तो उससे एक आइडिया रहता है कि बाजार का झुकाव किधर है और क्या चीज काम कर रहा है और क्या चीज काम नहीं कर रहा है। राइट। तो ऐसे हमने जो हमारी समझ थी उसके हिसाब से, और उसके साथ में हम इवॉल्व होना चालू किए, और जो भी हम पुस्तक पढ़ते थे उसकी जो समझ होती थी वो हम स्टडी में डालने की कोशिश करते थे। तो ऐसा ये चल रहा था फिर। तो उससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की जो खोज थी वो सुधरते गई, है ना। क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं तो उसके लिए जो स्टाइल है आपका, दैट मस्ट इम्प्रूव। क्योंकि अपनी जो समस्या तो कर रहे थे, बट हाउ डू यू इम्प्रूव अपॉन इट सो दैट योर स्ट्राइक रेट इम्प्रूव्स। सो उसके लिए हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू किया। तो आपने देखा कि किस तरह से रामदेव सर ने बताया कि अगर आप शेयर बाजार में पैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको वो पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, शेयर बाजार के लिए लगाव होना चाहिए, और दूसरा आपको बहुत कुछ पढ़ना है, वो बैलेंस शीट से लेकर न्यूज़पेपर हो या फिर अच्छी पुस्तकें जो आपके इन्वेस्टिंग में फायदा दे सके। और उसके बाद आप वही खरीदें जो आपको समझ में आए, और उतना ही खरीदें जिसे आप संभाल सकें। तो ये 3 गुण आपने सीखे। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। इस शो का दूसरा भाग भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आने वाले हैं, और उसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से अब बदले हुए माहौल में आगे के लिए आप शेयर बाजार में शेयर किस तरह से चुन सकते हैं, इस पर करेंगे बातचीत। आज इस शो में हमारा साथ देने के लिए, पूरा अपना ज्ञान देने के लिए रामदेव सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।